बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम। नेशनल असेंबली लीडर चुन लिया गया। कहा इल्जामात साबित हुए तो फौरी इस्तीफा दे दूंगा। इमरान खान ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया। इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया। कहा चोरों के साथ असेंबली में नहीं बैठूंगा। पीटीआई अरकान का वॉकआउट। नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान लौटेंगे। मुस्लिम लीग नून लीडर ने दिया इशारा। कई शहरों में इमरान के हामियों का एहतजाज। स्टॉक मार्केट में उछाल। अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत में नई शर्तें लगा रहा है। ईरान ने लगाया इल्जाम। आलमी बैंकों में फ्रीज। इस्लामी जमहूरिया के फंड जल्द जारी हो सकते हैं। यूक्रेन मसले पर अमेरिका के साथ सीधा टकराव हो सकता है। रशिया ने दी वार्निंग। रशिया की फौज कीव और दूसरे शहरों पर चढ़ाई करेगी। चेचन लीडर रमजान कादरोफ ने किया खबरदार। ज़ेलेंस्की ने कहा ईस्ट यूक्रेन में मॉस्को फौजें जमा कर रहा है। (2+2) बातचीत से पहले मोदी और बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग। यूक्रेन की सूरत हाल, इंडिया पैसिफिक के हालात और आपसी मामलात पर बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत पाकिस्तान से। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम बन गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के भाई और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को किसी मुकाबले के बगैर चुन लिया गया। वो इमरान खान की जगह लेंगे, जिन्हें हफ्ते की रात नो कॉन्फिडेंस मोशन में हटा दिया गया था। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम हैं। शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में 174 वोट मिले। शहबाज शरीफ की कैबिनेट में पीपल्स पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के अरकान शामिल होंगे। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम ने 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जिन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया गया। कराची, लाहौर, पेशावर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इमरान खान के हामियों ने एहतजाज किया। उन्होंने अमेरिका और मुखालिफ पार्टियों के खिलाफ नारे लगाए और रास्ते बंद कर दिए। ये एहतजाज पीर की सुबह तक जारी रहा। नए वजीर आजम के चुनाव से पहले इमरान खान ने कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठेंगे। उनकी तहरीक इंसाफ पार्टी ने वोटिंग का बॉयकॉट किया और तमाम पार्टी अरकान ने वॉकआउट किया। शहबाज शरीफ ने बाद में कौमी असम्बली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात साबित हुए तो वो फौरी इस्तीफा दे देंगे। बहस और ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसलिए मैं आज आपकी तोसत से इस पार्लियामान की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहां पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें डीजी ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। मैं समझता हूँ कि हमें फिलफौर इससे पहले तहरीक इंसाफ पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। सेशन शुरू होने से कुछ देर पहले साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई अरकान बॉयकॉट करेंगे और एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे गैर मुल्की एजेंडे को मजबूती हासिल होती है। उन्होंने बताया कि पार्टी अरकान पार्लियामेंट की एक मीटिंग में यह फैसला किया गया।
عمران خان نے شہباز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے جس کے خلاف ایک 16 ملین روپے کے کرپشن کا کیس ہے اور ایک 8 بلین روپے کے کرپشن کا کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنانے سے زیادہ ملک کی توہین نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی استعفیٰ دے دیا جنہیں امیدوار بنایا گیا تھا۔ شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شریف اور سلیمان شہباز کے خلاف نومبر 2020 میں منی لانڈرنگ کیس شروع ہوا تھا۔ سلیمان فی الحال برطانیہ میں ہیں۔ اس سے پہلے دن میں پاکستان کی ایک عدالت نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شریف کے خلاف کارروائی ملتوی کی اور ان کی ضمانت کی مدت بڑھا دی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں انڈیا پاکستان تعلقات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت لمبے عرصے سے رکی ہوئی ہے۔ عمران خان کے دور میں دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی تھیں۔ اس دوران چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات عمران دور سے بہتر ہوں گے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ نواز شریف رمضان کی عید کے بعد پاکستان واپس لوٹیں گے۔ ایک سینئر مسلم لیگ نون لیڈر میاں جاوید نے یہ بات بتائی۔ نواز شریف کے خلاف کرپشن کے کئی کیسز ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نومبر 2019 میں ضمانت دی تھی، جس کے بعد وہ علاج کے لیے برطانیہ روانہ ہوئے تھے لیکن آج تک واپس نہیں لوٹے۔ پاکستان میں حکومت میں تبدیلی کا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر اچھا اثر ہوا اور 3.2% کا اچھال آیا۔ پاکستانی روپیہ بھی ڈالر کے مقابلے میں کچھ مضبوط ہوا۔ ایران نے کہا کہ امریکہ نیوکلیئر بات چیت کے لیے نئی شرطیں لگا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں امریکہ نے کئی نئے مطالبات کیے ہیں جس سے سمجھوتے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایران تقریباً 1 سال سے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے فرانس، جرمنی، برطانیہ، رشیا اور چائنا کے ساتھ سیدھے طور پر اور امریکہ سے انڈائریکٹلی بات چیت کر رہا ہے۔ عامر عبداللہیان نے کہا کہ امریکہ سیدھی بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن ہمیں امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کے فائدے نظر نہیں آتے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تہران پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر اپنے حق کو نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران ویانا بات چیت میں اپنی ریڈ لائنز پار نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ایران کو پابندیاں ہٹنے کا فائدہ ملنا چاہیے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ایران کے فریز کیے گئے فنڈز بہت جلد بحال ہو سکتے ہیں۔ پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکی بینکس میں ایران کے کئی فنڈز پھنسے ہوئے ہیں۔ جارڈن کے ایک تلوار باز جونیئر کھلاڑی نے ورلڈ چیمپئن شپ میں اسرائیلی کھلاڑی کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ یہ مقابلے UAE میں ہو رہے ہیں۔ اس فیصلے کے لیے ایاز الزمر کی کافی تعریف کی جا رہی ہے۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات یوکرین سے۔ یوکرین کے مسئلے پر رشیا نے امریکہ کے ساتھ سیدھے ٹکراؤ کی وارننگ دے دی ہے۔ واشنگٹن میں رشیا کے سفیر نے کہا کہ یوکرین کے تعلق سے مغربی ملکوں کی موجودہ کارروائیوں کے نتیجے میں امریکہ اور رشیا کے درمیان سیدھا ٹکراؤ شروع ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے کہا کہ رشیا مشرقی سرحد پر ہزاروں سپاہیوں کو جمع کر رہا ہے اور ایک نئے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ساؤتھ کوریا کے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں مزید مدد کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ ماریوپول میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کورین ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ ماریوپول تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود رشیا کے حملے جاری ہیں۔ زیلنسکی نے اس دوران CBS کے 60 منٹس پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں رشیا کے حملوں کے لیے پوری دنیا ذمہ دار ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ جنگ کے اگلے کچھ دن بہت اہم ہوں گے۔ یوکرین کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ کیو ملک کے کئی علاقوں سے سویلینز کو بچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے رشیا کے ساتھ انسانی راستے کھولنے کے بارے میں سمجھوتے کیے گئے ہیں۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا کہ 24 فروری کو حملے شروع ہونے کے بعد سے رشیا نے اپنے تقریباً 19,500 سپاہیوں کو کھویا ہے۔ اس کے علاوہ اسے 325 ٹینکس، 2,000 کے قریب فوجی گاڑیوں، 154 جیٹس اور 132 ہیلی کاپٹرز سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ برطانیہ نے کہا کہ رشیا ماریوپول میں فاسفورس بم استعمال کر رہا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے انٹیلیجنس بریفنگ میں یہ بات کہی۔ نیوزی لینڈ نے یوکرین کو مزید فوجی مدد روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت ایک C-136 ہرکیولس ہیلی کاپٹر اور 50 سپاہیوں کو روانہ کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ فوجی اور انسانی مدد کے طور پر $13 ملین بھی دے گا۔
ऑस्ट्रिया की चांसलर ने रशिया का दौरा किया और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वो यूरोपीय यूनियन के पहले लीडर हैं जो जंग शुरू होने के बाद पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा कि कीव इलाके में 1200 से ज्यादा लाशें पाई गईं। खार्किव और मिकालोव शहरों में जबरदस्त धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। रशिया की मदद रखने वाली बागी फोर्सेस ने कहा कि वो यूक्रेन के सिपाहियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करेंगे। यूक्रेन के ओहदेदारों का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक रशिया के हमलों में 180 बच्चे हलाक हुए हैं। इस दौरान जर्मनी ने कहा कि इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि रशिया ने यूक्रेन में जंगी जराइम किए हैं। फिनलैंड और स्वीडन आने वाले महीनों में नाटो में शामिल होंगे। अगर ये रिपोर्ट सही है तो नाटो के रुकन मुल्कों की तादाद 30 से बढ़कर 32 हो जाएगी। चेचन लीडर रमजान कादरोफ ने कहा कि रशिया की फोर्सेस कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों पर हमले शुरू करेगी और उन्होंने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि न सिर्फ मारियोपोल बल्कि दूसरे शहरों, देहातों और मकामात को भी आज़ाद कराया जाएगा। सबसे पहले लुहांस्क और डोनेट्स्क को आज़ाद कराया जाएगा, इसके बाद कीव और तमाम दूसरे शहरों पर हमले किए जाएंगे। पोलैंड में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी रेफ्यूजियों के लिए 9.1 बिलियन यूरो जमा हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक वर्चुअल मीटिंग में आलमी सूरत हाल और आपसी ताल्लुकात का जायजा लिया। उन्होंने यूक्रेन की सूरत हाल के बारे में तफसीली बातचीत की, इंडिया पैसिफिक के हालात और आपसी ताल्लुकात के बारे में भी तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारजा ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने आपसी दिलचस्पी के आलमी मसाइल पर बातचीत की। ये मीटिंग इंडिया और अमरीका के दरमियान 2+2 बातचीत से बिल्कुल पहले हुई। इंडिया पर अमेरिका और मगरबी मुल्कों की तरफ से काफ़ी दबाव है कि इंडिया यूक्रेन के मसले पर रशिया के खिलाफ स्टैंड ले, लेकिन दबाव के बावजूद इंडिया ने रशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात बरकरार रखे हैं और यूक्रेन पर हमले की अब तक मजम्मत नहीं की है। आलमी फोरम्स में इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया है। इंडिया और अमेरिका के दरमियान वाशिंगटन में 2+2 बातचीत हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। जयशंकर और राजनाथ सिंह ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की। ये बाइडेन हुकूमत बनने के बाद पहली इंडिया अमेरिका 2+2 बातचीत है। ये एक अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल का फोरम है। नाइजीरिया में दहशतगर्दों के हमलों में 80 लोग हलाक हो गए और 70 लोगों का अगवा कर लिया गया। प्लेटू रियासत में ये वाक़यात पेश आए। इन कार्रवाइयों के दौरान 100 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज की धान की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज तेज करते हुए मोदी हुकूमत को धान खरीदने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रहती है तो पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। केसीआर ने किसान लीडर राकेश टिकैत और दूसरों के साथ दिल्ली में धरना दिया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने नई कैबिनेट बनाई है, जिसमें 14 नए चेहरों को शामिल किया गया है। उन्होंने कोशिश की कि समाज के ज़्यादातर तबकात को नुमाइंदगी दी जाए। BC, SC, ST माइनॉरिटीज़ को 68% नुमाइंदगी दी गई है। जगन ने अगले असम्बली इलेक्शंस के मद्देनज़र कैबिनेट में ये तब्दीलियाँ की हैं। 27 रुकनी कैबिनेट में 17 वज़ीरों का ताल्लुक BC, SC, ST और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से है। दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट में कम्मा और राजू तबकात को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई है। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।